घने जंगल के किनारे सुबह की हल्की धूप में जंगल के किनारे बनी इस छोटी झोपड़ी में तीन लोग रहते हैं। राधा, तारा और उनकी सौतेली माँ बिमला। पेड़ स्थिर खड़े हैं, लेकिन इस घर के भीतर हर सुबह कुछ न कुछ हिलता रहता है। आवाजें, ताने और मन। राधा चुप रहकर काम संभालती है, जबकि तारा हर बात दिल पर ले लेती है। एक लकड़ी की झोपड़ी दिखाई देती है। बाहर गीली मिट्टी, लकड़ियों का ढेर और पेड़ों के बीच से आती पक्षियों की आवाज। तारा, उठ जाओ। धूप पेड़ों तक आ गई है। अगर देर हुई तो माँ फिर नाराज होंगी। मुझे पता है, तुम हर सुबह यही क्यों कहती हो, जैसे मैं कुछ करती ही नहीं। राधा, मैंने बस जगाया है। आज पानी भी भरना है और आटा भी कम है। हाँ, और ये भी कह दो कि तुम सब मुझसे बेहतर करती हो। वही सुनना बाकी है। मैंने ऐसा नहीं कहा। तुम बात को हमेशा मोड़ देती हो। बस बस, अब शुरू मत हो जाओ दोनों। राधा ने चूल्हा जला लिया। देखो, ऐसी लड़की होनी चाहिए, शांत, काम की, समझदार। तो मैं क्या हूँ? हर दिन मुझे ही क्यों सुनाती हो? क्योंकि तुम हर दिन वही गलती करती हो। हाथ तेज है पर दिमाग ठहरता नहीं। अपनी बहन से कुछ सीखो। बहन? जब भी बोलती हो लगता है मैं इस घर की हूँ ही नहीं। बहन, ये सब रहने दो। पहले घर का काम कर लेते हैं। घर का सारा काम फेल हुआ है। देखो उसे, कितनी सीधी है, और तुम बस जवाब देना आता है। ऐसे स्वभाव वाली लड़की को दुनिया एक दिन तोड़ देती है। दुनिया तो बाद में तोड़ेगी, पहले घर ही कोशिश कर रहा है। माँ, मैं पानी भर लाती हूँ तारा, जब तक आटा छान देगी। नहीं, तुम दोनों साथ जाओ। मैं देखना चाहती हूँ बिना झगड़े एक काम कर सकती हो या नहीं। अगर रास्ते भर तुलना नहीं होगी तो शायद कर लें। जुबान फिर चल गई। जाओ, और लौटते समय सूखी टहनियां भी ले आना। शाम को हवा तेज होगी। झोपड़ी से बाहर निकलते ही घर की आवाजें पीछे छूट जाती हैं, पर उनके असर नहीं। राधा रास्ते पर ध्यान रखती है और तारा अपने भीतर उठती बातों पर। दोनों साथ चलती हैं, पर दोनों के मन अलग दिशाओं में भटकते हैं। तुम सच सच बताओ, क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब माँ मेरी तुलना तुमसे करती हैं? अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं हर बार रोकूं तब भी क्या वो मानेंगी? कम से कम तुम बोल तो सकती हो। तुम्हारी बात वो सुनती हैं। माँ मेरी बात सुनती है, लेकिन मानती नहीं है। दोनों में फर्क है। तारा, तुम्हें नहीं समझ आएगा। जब कोई रोज कहे कि तुम कम हो तो अंदर कुछ जलता रहता है। समझ आता है, बस मैं चिल्लाती नहीं हूँ। यही तो, तुम चुप रहती हो इसलिए सब तुम्हें अच्छा समझते हैं। और तुम बोल देती हो, इसलिए लोग तुम्हारी चोट नहीं देख पाते। रहना दो, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए। दया नहीं है, बस इतना है कि तुम खुद को दुश्मन मत समझो। कभी कभी लगता है मैं इस घर में बस गलती करने के लिए रखी गई हूँ। ऐसा मत कहो। तुम तेज हो, हिम्मत वाली हो, बस जल्दबाज हो जाती हो। और तुम हमेशा इतनी शांत कैसे रहती हो? शायद इसलिए कि अगर मैं भी टूट गई तो हम दोनों को कौन संभालेगा। तुम ये बातें क्यों करती हो? इससे गुस्सा और बढ़ता है। गुस्सा बढ़े तो बढ़ने दो, पर सच मत भूलना, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ। फिर मेरे साथ रहना। जब माँ बोले तो चुप मत रहना। कोशिश करूंगी, लेकिन तुम भी हर बात आग मत बनाना। मैं कोशिश करूंगी, अगर तुम सच में मेरी तरफ हो। मैं हमेशा तुम्हारी तरफ हूँ तारा, बस तुम मुझे दूर मत धकेलो। कुएं के पास पहुंचते ही सुबह की साधारण लय बदल जाती है। हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, जैसे पेड़ों के भीतर से कोई लंबी सांस निकली हो। राधा इसे मौसम मानती है, पर तारा को लगता है जैसे किसी ने उन्हें आते हुए देखा है। रस्सी संभाल कर पकड़ना, पिछली बार तुम्हारा हाथ छिल गया था। मुझे याद है, हर बात याद दिलाने की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं बाल्टी नीचे छोड़ती हूँ, तुम मटका सीधा रखना। रुको, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? अभी तो धूप निकली थी। जंगल के पास हवा जल्दी बदलती है, कुछ खास नहीं। नहीं, कुछ अजीब है। सुनो, जैसे कोई पत्तों पर धीरे धीरे चल रहा हो। शायद कोई हिरन होगा या हवा।
तारा, तुम बेकार में सोचा रही हो। हवा कदमों जैसी आवाज नहीं करती। डरने से आवाजें बड़ी लगने लगती हैं। मैं डर नहीं रही, बस देख रही हूँ। अच्छा, उधर मत देखो अभी, पहले पानी भर ले। राधा, वहाँ उस पेड़ के पीछे कुछ हिला, कसम से हिला। कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। काला सा, जैसे कोई कपड़ा या परछाई। जंगल में परछाइयाँ हर जगह होती है। पर ये परछाई पेड़ से अलग चल रही थी। तार, तुम यही रहो, मैं देखती हूँ। नहीं, अकेले मत जाओ। अभी तो तुम कह रही थी कुछ नहीं है। तो फिर साथ चलते हैं, लेकिन धीरे। अगर वहाँ कोई हुआ तो पहले हम उसे देखेंगे, फिर तय करेंगे क्या करना है। दोनों बहनें कुछ कदम भीतर जाती हैं। वहाँ कोई इंसान नहीं दिखता, पर पेड़ों के बीच अजीब सन्नाटा है। फिर उन्हें एक तने पर ताजे खरोंच जैसे निशान दिखते हैं, सीधे, गहरे और इतने ऊंचे कि किसी बच्चे के हाथ के नहीं हो सकते। ये पहले यहाँ नहीं थे। मैं इस रास्ते को जानती हूँ। हाँ, निशान नए लग रहे हैं। लकड़ी अभी हल्की गीली है, किसी जानवर ने किए होंगे। इतने सीधे? पता नहीं। देखो, नीचे मिट्टी भी दब गई है, जैसे कोई भारी चीज यहाँ खड़ी थी। पीछे हटो। पत्तों पर कदम की आवाज साफ आती है। तुम भी अब मान रही हो कि कुछ है। मैं बस सावधान हूँ। राधा, वहां फिर वही काली झलक, उस झाड़ी के पास। कौन है? बाहर आओ, हम तुम्हें देख चुके हैं। कोई जवाब नहीं आया। शायद कोई हमें डराना चाहता है। या देख रहा है कि हम डरते हैं या नहीं। तारा, मटके उठाओ, अभी झोपड़ी लौटते हैं। उरात और माँ से क्या कहेंगे? वो तो कहेंगी मैं फिर कहानी बना रही। मैं कहूंगी, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। सच? मेरे सामने? हाँ, तुम्हारे सामने। और अगर जरूरत पड़ी तो आज रात दरवाजा मैं खुद बंद करूंगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई अभी भी पीछे खड़ा है। चलो, पीछे मत देखो, बस तेज चलो। राधा और तारा जल्दी जल्दी अपने घर वापस आती है। घर लौटकर भी जंगल उनकी पीठ से उतरता नहीं। राधा के चेहरे पर पहली बार साफ चिंता है। तारा की आंखों में डर और जिद साथ साथ हैं। बाहर हवा अब सचमुच तेज होने लगी है। इतनी देर? 2 मटके पानी लाने में आधा दिन लगा दिया तुम दोनों ने। वहां जंगल के पास कुछ था, हमने देखा। बस शुरू हो गई, काम कम बहाने ज्यादा। नहीं माँ, इस बार तारा सच कह रही है। कुएं के पास पेड़ पर गहरे निशान थे और किसी के चलने की आवाज भी आई। आवाज? जंगल है, मंदिर नहीं। वहां पत्ते भी बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। पेड़ के पीछे कोई था, काला सा, छिपता हुआ। डर तुम्हारे सिर पर जल्दी चढ़ता है। मैंने भी कुछ देखा था, साफ नहीं पर कुछ था। तुम भी? राधा, तुम तो समझदार हो, उसकी बातों में मत आया करो। अगर मैं चुप रहूं तो गलत होगा। आज रात हमें सावधान रहना चाहिए। देखा, अब तो मानो। मान भी लूं तो क्या? घर छोड़कर भाग जाए? शाम तक लकड़ियां भी चाहिए। मैं बाहर से दरवाजे की कुंडी ठीक कर दूंगी। कर दो, और खिड़की भी बंद रखना। पिछली रात भी अजीब हवा आ रही थी। पिछली रात? आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं हर सरसराहट पर कांपने वालों में से नहीं हूँ। कैसी हवा थी? जैसे कोई दीवार के पास से घूम रहा हो। 2 बार लगा कोई खिड़की तक आया, फिर लौट गया। तो कुछ है, मैं सुबह से यही कह रही हूँ। हो भी सकता है, या कोई जानवर। लेकिन आज रात आग बुझने मत देना। तो ठीक है, आज रात मैं जागूंगी और देखूंगा। हाँ राधा, मैं भी जागूंगी। नहीं, तुम दोनों बारी बारी से जागना। डर में गलती जल्दी होती है। रात के साथ जंगल और घर के बीच की दूरी कम लगने लगती है। दीवारें वही हैं, दरवाजा वही है, पर हर आवाज अब मायने रखने लगती है। झोपड़ी के भीतर सबकी सांसें अटक। राधा, तुमने कुंडी ठीक से लगा दी ना? हाँ तारा, 2 बार देख चुकी हूँ। आग में लकड़ी डालो,
लौ छोटी नहीं होनी चाहिए। बाहर की आवाज सुनो, फिर वही कदम जैसे। चुप रहो। कोई दरवाजे के पास है क्या? अभी मत खोलना, पहले सुनते हैं। मैंने कहा था ना, कोई हमें देख रहा था, वो यहाँ तक आ गया। अलॉजिकली डर फैलाना बंद करो। नहीं माँ, इस बार सच में कुछ है। ये हवा नहीं थी। मन है को कौन आएगा? कोई जवाब मत देना। दरवाजा खोलो, मैं रास्ता भटक गया हूँ। इसकी आवाज अजीब है, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। कौन हो तुम? नाम बताओ। नाम बाद में, पहले दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। नहीं, पहले बताओ, तुम इस रास्ते तक पहुंचे कैसे? यहाँ कोई गांव नहीं है। मैं अकेला नहीं हूँ और हमें अंदर आना ही होगा। हमें? राधा, खिड़की पर कोई है। अब्बास पीछे हटो दोनों। बॉय के पास रहो, दरवाजे से दूर। तुमने देर कर दी, उसने तुम्हें देख लिया है। उसने? कौन? माँ, बाहर एक नहीं दो परछाइयाँ माँ है। बाहर की अंधेरी बर्फीली रात में अब एक हल्की नीली चमक रास्ते पर फैल रही थी, जैसे कोई दूर का निशान उन्हें बुला रहा हो। खरगा दरवाजा मत खोलने, मैं खिड़की से रास्ता देख रही हूँ। वो नीली रोशनी जंगल की तरफ जा रही है। राधा, बाहर सच में दो परछाइयां थी। एक खिड़की के पास थी, दूसरी पेड़ों के बीच। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। आए जो भी है, हमें झोपड़ी से बाहर निकालना चाहता है। अगर यहीं रुके रहे तो वो खुद अंदर आ जाएगा। रास्ता अभी खुला है, ज्यादा देर नहीं। तुम हमें बाहर भेजना क्यों चाहते हो? और तुम हो कहाँ? दरवाजे के सामने नहीं, रास्ते के किनारे। मैं रोशनी के पास खड़ा हूँ। मुझे देख नहीं पाओगे, पर निशान देख लोगे। कौन सा निशान? स्लैशिंग सूखे पेड़ का, वही जो तुम्हारे पिता ने कभी छुपाया था। चुप! उसके बारे में तुम क्या जानते हो? आपने हमसे कुछ छुपाया है? अभी सवाल का समय नहीं। अगर वो सच कह रहा है तो सूखा पेड़ पुराने रास्ते पर ही होगा। हम बाहर जाएंगे अभी, इस ठंड में? मैं दरवाजा खोलूंगी, लेकिन हम साथ रहेंगे। राधा आगे, तारा उसके पीछे। कोई पीछे नहीं छूटेगा। सौतेली माँ ने कांपते हाथों से कुंडी हटाई। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा भीतर आई और नीली रोशनी सचमुच बर्फ पर एक पतली लकीर की तरह चमकती दिखी। चलो जल्दी, रोशनी फीकी पड़ने से पहले। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, बस दूर मत जाना। नीली रोशनी में नहाया रास्ता अजीब तरह से शांत था। तारा आगे बढ़ रही थी और काजल उसके कंधे के पास सिमट कर चल रही थी। पीछे सौतेली माँ बार बार मुड़कर अंधेरे को देखती जा रही थी। तुम्हें भी लग रहा है ना कि कोई हमारे पीछे चल रहा है? कदमों की आवाज नहीं है, पर एहसास हो रहा है। तुम बस मेरा हाथ पकड़े रहो। रास्ते से बाहर मत जाना। बर्फ के नीचे गड्ढे हैं, और जो कुछ भी देखो पहले मुझे बताना। वो आवाज फिर आएगी क्या? वही दरवाजे वाली? अगर उसे हमारी मदद करनी होती तो अपना चेहरा दिखाता। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। भरोसा मत करो, बस देर मत करो, पेड़ तक पहुंचो। ये हर जगह से बोल कैसे रहा है? जंगल आवाजें मोड़ देता है, लेकिन आज सिर्फ जंगल नहीं बोल रहा। माँ, आपने पहले कहा था कि सूखा पेड़ पुराने रास्ते पर है। आप वहाँ पहले गई हैं? एक बार, बहुत साल पहले, तुम्हारे पिता के साथ। उन्होंने तने पर बना निशान मुझे दिखाया था, पर उसे छूने से मना किया था। उन्होंने कहा था, जब तक नीली रोशनी खुद रास्ता ना दिखाए, उस पेड़ के पास जाना भी मत। क्यों? उसमें क्या है? उन्होंने कहा था, जब तक नीली रोशनी खुद रास्ता ना दिखाए, उस पेड़ के पास जाना भी मत। और आज वही रोशनी हमें वहीं ले जा रही है। चमकता घेरा। राधा, वही है ना? ये तो हाँ, और तने पर कुछ बना हुआ है। जैसे ही वे सूखे पेड़ के पास पहुंची, तने पर बना पुराना निशान गोल घेरा बनाकर चमकने लगा।
नीली रोशनी धड़कती सी लग रही थी, जैसे पेड़ के भीतर कोई धीमा दिल धड़क रहा हो। ये तो खुद चमक रहा है, अभी तो ये बस खरोच जैसा था। पीछे रहो, मैं पास जाकर देखती हूँ। नहीं, अकेले नहीं, हम तीनों साथ रहेंगे। नहीं, माँ, ये वही निशान है जो पिता ने बनाया था। नहीं, तुम्हारे पिता ने कहा था कि ये उनसे भी पुराना है। उन्होंने सिर्फ इसे पहचान लिया था। घेरा पूरा होने दो, उसके बाद जड़ों के बीच देखना। फिर वही आवाज, सामने आओ। सामने आया तो वो भी आ जाएगा। वो कौन? बार बार वही क्यों कह रहे हो? परछाई खिड़की तक आई थी। वो निशान की रखवाली नहीं करता, वो उसे खोलने वालों का पीछा करता है। तारा, घेरा देखो, नीली रेखा पूरी होने वाली है। राधा घुटनों के बल बैठी और बक्से के पास हाथ ले गई। जैसे ही उसकी उंगलियां ढक्कन को छूने लगीं, बक्से की सतह पर नीली रेखाएं दौड़ गईं। नाम बोलो। तारा, पीछे हटो, ये जिंदा है। मैं राधा। पूरा नाम। राधा, राधा वीरन की बेटी। वीरन। नाम सुनते ही बक्से का ढक्कन हल्का सा खुला और भीतर से नीली रोशनी की पतली किरण ऊपर उठी। उसी पल पेड़ों के पीछे एक लंबी काली परछाई साफ दिखाई दी। तारा, पीछे देखो, वही परछाई। बक्सा खोलो अभी, वरना देर हो जाएगी। अब सब कुछ एक साथ हो रहा था। बक्से की रोशनी तेज होती जा रही थी, पेड़ का निशान धड़क रहा था और काली परछाई बर्फ पर बिना आवाज किए उनकी ओर बढ़ रही थी। माँ, मैं खोल रही हूँ। जो भी हो, अब यही रास्ता है। जल्दी करो, तारा, मेरे पीछे रहो। आंखें उस परछाई से मत मिलाना। वो रुक क्यों नहीं रही? क्योंकि उसने बक्से की रोशनी देख ली है। ढक्कन अटक रहा है। दोनों हाथ लगाओ। राधा ने जोर लगाया, ढक्कन खुला और भीतर मखमली कपड़े में लिपटी एक छोटी गोल धातु की चकती दिखाई दी, जिस पर वही घेरा और बीच में एक तारे जैसा चिन्ह बना था। ये क्या है? सिक्का? ताबीज? नहीं, ये रास्ता दिखाने वाली मुहर है। वीरन ने कहा था, अगर कभी ये मिले तो इसका मतलब दरवाजा फिर खुलने वाला है। कौन सा दरवाजा? वही जिसे बंद रखने के लिए तुम्हारे पिता ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। माँ, परछाई और पास आ गई। चकती को पेड़ के निशान पर रखो अभी। अगर ये जाल हुआ तो? अब हमारे पास चुनने का समय नहीं है, करो। राधा ने कांपते हाथों से धातु की चकती उठाई और चमकते घेरे के बीच रख दी। जैसे ही चकती ने तने को छुआ, नीली रोशनी अचानक तेज चमकी और अचानक पेड़ का नीला निशान बड़ा होने लगा। राधा और तारा और उनकी माँ उस निशाना को देख रहे थे। वो धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा था। माँ, निशान धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। हाँ तारा, शायद ये हमें कहीं ले जाना चाह रहा है। तुम्हारी माँ सही कह रही है, वही एक जगह है जहाँ वो तुम्हें अभी नहीं छू सकेगा। और तुम कौन हो? काली परछाई अब बस कुछ ही कदम दूर थी। नीली रोशनी में पहली बार उसका आकार साफ होने लगा, लंबा, झुका हुआ और चेहरे की जगह सिर्फ घूमता हुआ अंधेरा। माँ, इसका चेहरा ही नहीं है। उसके अंदर जाता रहो, मैं पीछे आ रही हूँ। देर मत करो, क्योंकि जो उसके अंदर है तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो इससे भी पुराना है। वो नीली रोशनी पूरी तरह बड़ी हुई और माँ और दोनों बिटिया उसके अंदर चली गईं। नीली रोशनी मध्यम पड़ती है, जबकि उसके पार काली परछाई की हल्की गूंज सुनाई देती है। जैसे ही तीनों उस पार पहुंची, उन्होंने देखा वह एक सुंदर जगह पर है, जहां फूल और बहुत सुंदर फल के वृक्ष है। वह तीनों ये देखकर हैरान हो गए। माँ, ये कितनी प्यारी जगह है। ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हाँ माँ, मन तो कर रहे हैं, यही बस जाऊं। हाँ, पर उसने कहा था कि उस पार हमारा कोई इंतजार कर रहा है। वो बहुत पुराना है, हमें उसे भी ढूंढना है। चलो साथ मिलकर उसे ढूंढते हैं। कौन है वो? कुछ दूर चलते चलते उन्होंने देखा
कि उनके पिता नदी के किनारे बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। तीनों भागकर वहां जाती हैं। पिताजी, आप यहाँ? हमने आपको बहुत याद किया। आप कहाँ चले गए थे? हाँ बेटा, मैंने भी तुम सबको बहुत याद किया। हमारी माँ ने? क्यों पिताजी? माँ ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी सगी माँ ने मुझे यहाँ भेज दिया था। राधा बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हें और तारा बेटी को पसंद नहीं करती थी। उसे वो बक्सा चाहिए था जिसे पाकर उसके पास शक्तियां आ जाती। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मुझे यहाँ भेज दिया। तब से मैं यहाँ भटक रहा हूँ। अच्छा, तो वो परछाई आपकी पहली पत्नी की थी? और वो आवाज आपकी थी पिताजी? हाँ बेटी, वो मेरी ही आवाज थी, ताकि तुम लोग मुझे ढूंढ सको। वो तीनों अपने पिता से मिलकर बहु खुश होती हैं और वो तीनों जादुई चकती की मदद से अपने पिता के साथ घर वापस आ जाती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।